हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है आप सब बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, मन लगा के कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इसी के साथ जो है भारत भी जो है तरक्की करे जा रहा है। कैसे तरक्की कर ली भाई। अभी चांद पे पहुंचे थे, अब हम सूरज पे पहुंचने वाले हैं, है ना। तो सूरज पे पहुंचने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं है क्या। तो आप सबको पता है कि भाई अभी 10 दिन ही हुए हैं, लगभग लगभग 10 दिन हुए हैं जिसमें इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट करी थी, जब वो चांद के कहाँ पे उतरे थे, साउथ पोल में उतरे थे, है ना, साउथ पोल के ऊपर उतरे थे। तो इसरो ने अभी अपना एक और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर दिया जो कि सन पे जा रहा है, आदित्य L1। जो कि कब लॉन्च हुआ, 2 सितंबर को लॉन्च हुआ 11:50 AM पे, है ना। कहाँ से लॉन्च हुआ ये पता होना चाहिए, श्री हरिकोटा से, है ना, श्री हरिकोटा से लॉन्च हुआ। तो स्पेसक्राफ्ट के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये जो स्पेसक्राफ्ट है भाई 1.5 मिलियन किलोमीटर ट्रैवल करेगा अर्थ से अपने L1 पॉइंट की ओर, लैग्रेंज पॉइंट L1 पॉइंट को हम समझने की कोशिश बाद में करेंगे। तो अर्थ पृथ्वी से L1 पॉइंट की ओर लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा। ये जो डिस्टेंस है ये चंद्रयान मिशन से 4 गुना है, 4 गुना डिस्टेंस वो ट्रैवल करने वाला है। लेकिन अर्थ और सन का अगर आप बात करोगे ये सिर्फ 1% डिस्टेंस ही है, बताओ। तो आप सोचो कि सन कितनी दूर है ना। तो इंडिया ने देखो बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट्स भी करे हैं सन को स्टडी करने के लिए पहले भी। तो आदित्य L1 जो है, इसका मेन मकसद यही है कि वो अपने स्पेसक्राफ्ट को, वो जो हो अपने L1 स्पॉट को स्पेस में वहाँ पे अटका दे, और किस तरह से वो जो स्पेसक्राफ्ट है बस वो सन के चक्कर लगाने शुरू कर दे। तो आदित्य L1 जो है सर, क्या पहला एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन है? नहीं भाई, इससे पहले एस्ट्रोसेट था। एस्ट्रोसेट सबको पता है 2015 में ये था पहला एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन। तो आदित्य L1 जो है ये आपका सेकंड नंबर पे है, ठीक है। आदित्य L1 इज सेकंड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन, तो दूसरी एस्ट्रोनॉमी है ये भारत की, ठीक है, पहली नहीं है। तो इंडियन साइंटिस्ट ने अभी तक फ़िलहाल आप बात करो कि सूरज को निगरानी रखी है हमेशा टेलीस्कोप जो हमारे ज़मीन पे हैं, है ना। जो हमारे ज़मीन पे टेलीस्कोप होते हैं उससे हम देखते रहते हैं सूरज को, हम आंखों से भी देखते हैं, टेलीस्कोप लगा लगा के देखते हैं। और जो भी डाटा आ रहा होता है सोलर मिशंस जो US ने, यूरोप ने, UK ने, जापान ने, किस किस ने लॉन्च कर रखे हैं, US हो गया, UK हो गया, जापान हो गया और यूरोप हो गया, है ना। इन्होंने जो सोलर मिशन लॉन्च कर रखे हैं उनसे ही हम डाटा सारा अपना लेते रहते हैं। लेकिन अब जो है इंडिया का अब आ चुका है आदित्य L1 मिशन। तो आदित्य L1 मिशन है क्या, किससे लॉन्च हुआ, PSLV से, ठीक है। PSLV से लॉन्च हुआ है जिसके अंदर 1475 kg का स्पेसक्राफ्ट है। इतना भारी है, 1475 किलो का ये भारी है। और ये पृथ्वी के इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में अभी वो इसको फिलहाल के लिए लेकर गया है ना। साथ में जो स्पेसक्राफ्ट है वो 7 साइंटिफिक पेलोड भी लेकर जा रहा है ना। जो कि जो चांद पे हमने चंद्रयान भेजा है उससे 2 गुना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा हमने भेज रखा है। तो अगर L1 मिशन की आप बात करोगे, जैसे कि चंद्रयान 3 का मिशन हुआ है, जो उसकी ऑर्बिट होगी, वेलोसिटी होगी स्पेसक्राफ्ट की, वो भी पृथ्वी की, वो जैसे हवा था ना, पहले वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में भेजेगा, फिर धीरे 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 फिर वो जाके ऐसे शूटअप हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें हो रहा है, एक तरह से स्लिंग शॉट कहते हैं, इसके लिए वर्ड है स्लिंग शॉट। हम घुमाते हैं ना रस्सी, ऐसे 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 घुमा लेते हैं, फिर उसको हम वहाँ भेज देते हैं, छोड़ देते हैं। तो डिस्टेंस जो होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी L1 का डिस्टेंस है पृथ्वी से, L1 जो इसका पॉइंट होगा वो 4 महीने के बाद वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। और इस स्पेसक्राफ्ट को हम एक हैलो ऑर्बिट में छोड़ देंगे। हैलो ऑर्बिट मतलब जो सन के चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और वो कब तक डाटा कलेक्ट करेगा, लगभग 5 साल तक ये डाटा कलेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि भाई आपने बोला सर कि लैग्रेंज पॉइंट, अरे भाई लैग्रेंज पॉइंट है क्या। देखो अब इस डायग्राम को थोड़ा सा एक बार देख लो, ये है बीच में सन, है ना, ये है पृथ्वी और ये है इसका चांद। चंद्रयान 3 पे तो हम पहुंच गए। तो सन का अगर हम लैग्रेंज पॉइंट की बात करें, आदित्य L1 कहाँ जाएगा, आदित्य L1 जाएगा इस L1 पे, है ना। तो L1 के सामने है L3, तो जो कि L3 जो है सन के पीछे है ना। सन के इधर और उधर दोनों हाथों में है L4 L5। और सर L2 कहाँ है, अरे L2 देखो ये है, सन से और दूर है, लेकिन चक्कर सारे काट रहे हैं। देखो मतलब ये है, ये पॉइंट हैं जिसके चारों तरफ वही चक्कर सूरज के काटेंगे। तो भले ही वो L2 होगा, L2 भी चक्कर काटेगा लेकिन वो दूर हो जाएगा। L1 जो है सन के पास होगा, बिल्कुल सीधा,
है ना, और L3 सन के उधर होगा, जिस वहाँ पे प्लेस करना सबसे मुश्किल होता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर नॉर्मली हम L1 लैग्रेंज पॉइंट्स आपके 5 होते हैं, L1 टू L5, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। L1 टू L5 आपके 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं किसी भी दो सेलेस्टियल बॉडी सिस्टम, किसी के बीच में, ऐसा नहीं कि पृथ्वी और सन के बीच में हो सकते हैं, किसी भी दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बीच में ये 5 होते हैं। ये L1 होता है, ये L2 होता है, ये L3 होता है, L4 L5, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। क्योंकि इस पोजीशन पे लैग्रेंज पॉइंट का मतलब क्या है, इन पोजीशन पे जो ग्रेविटेशनल पुल है इन सेलेस्टियल बॉडी की आपस में, है ना, वो इक्वल होती है अब उनके सेंट्रीपिटल फोर्स में, जो कि रिक्वायर्ड होती है स्मॉलर थर्ड बॉडी इन ऑर्बिट के लिए। मतलब ये दोनों बिल्कुल, देखो ये छोटा सा यहाँ प्लेस हो जाएगा ना, तो ये सन भी इसको खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है, और लगभग ये बैलेंस में रहेगा, है ना। यहाँ पे इनकी फोर्स जो है लगभग पूरी तरह से इक्वल है। ग्रेविटेशनल पुल जो है इन दोनों सेलेस्टियल बॉडीज़ की वो इक्वल है, किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स जितनी चाहिए इस छोटे से ऑब्जेक्ट को इसके चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए। मतलब सारी बात यह है कि इस जगह पे प्लेस है जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो आराम से इसके चक्कर लगा पाएगा, ना कि इसके अंदर गिर जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से ये जो स्पॉट होते हैं ना, L1 लैग्रेंज पॉइंट जो होते हैं, ये पार्किंग स्पॉट होते हैं, जहाँ पे आपने अपने स्पेसक्राफ्ट जो होते हैं पार्क कर सकते हो। तो इनका नाम हमने किसके ऊपर रखा है, इनका नाम हमने रखा है, इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन थे एक जोसेफ, देखो भाई, जोसेफ लुइस लैग्रेंज, जोसेफ लुई लैग्रेंज थे। 1736 से 1813 में इनके ऊपर हमने ये नाम रखा था, है ना। तो अगर आप बात करोगे सन और अर्थ के बीच में, तो इसमें 5 लैग्रेंजियन पॉइंट हैं, लैग्रेंजियन पॉइंट हैं, जिसमें 5 लैग्रेंज पॉइंट में से 3 जो है अनस्टेबल हैं और 2 स्टेबल हैं। तो अनस्टेबल पॉइंट कौन कौन से हैं, अनस्टेबल पॉइंट है L1 L2 L3, ठीक है, अनस्टेबल पॉइंट है L2 L3, ये तीनों के तीनों जो हैं दोस्तों, पता होना चाहिए आपको बच्चों, अनस्टेबल हैं। और L4 L5 जो है ट्रायंगल बनाते हैं, है ना। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो L4 L5 क्या था, देखो ये L1 हो गया, ये L2 हो गया और ये L3 हो गया, तो ये तो अनस्टेबल है, और ये वाला जो है ये ट्रायंगल बना रहा है ना, ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल लगभग बनाते हैं, तो ये आपका स्टेबल पॉइंट्स कहलाते हैं। इनको नासा जो होती है ट्रोजन भी कहती हैं, ट्रोजन पॉइंट्स कहती हैं, L4 L5 को ट्रोजन पॉइंट्स कहती हैं, क्योंकि ये स्टेबल है। तो सैटेलाइट जो भी होता है इनमें, जब भी प्लेस करे जाते हैं सैटेलाइट्स, देखो किसी भी सैटेलाइट को अगर आप लैग्रेंज पॉइंट में आप प्लेस करोगे, इसका फ़ायदा ये रहता है, इनको अपने फ्यूल को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसके चक्कर लगाता रहेगा 5 साल तक, ठीक है, उसके फ्यूल का खर्चा होगा ही नहीं। तो अगर आप लैग्रेंज 1 के पास आप जाओगे, कोई भी स्पेसक्राफ्ट जो है अगर वहाँ जाता है, जो कि ऑब्वियसली बात है चांद के भी परे है ना, चांद के भी परे है, लेकिन अर्थ और सन के बीच में तो नहीं हुआ ना। इसका फ़ायदा ये हो जाता है, अगर आप चांद के परे चले जाते हो तो अब स्पेसक्राफ्ट को पूरा खुले में व्यू मिल जाता है सन का, ठीक है। तो भले ही कोई एक्लिप्स हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इसमें इसके ऊपर इसकी ऑब्जर्वेशन में कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट का ये फ़ायदा है, L1 का फ़ायदा ये है। तो भाई कहोगे ना सर इसमें क्यों नहीं रखा, L2 में क्यों नहीं रखा, L3 में क्यों नहीं रखा। अरे भाई L1 का फ़ायदा ये है कि ये अब चांद तो यहाँ पे है ना, मान लो अगर हम L2 को रखते तो चांद बीच में आ जाता, तो अब L1 चूँकि इधर है, सन और अर्थ के बीच में है, तो चांद इसके बीच में नहीं आ पाएगा, चांद के परे है, चांद यहाँ तक ही आएगा, और वो तो अब थोड़ा सा दूर हो चुका है, इसलिए एक्लिप्स का इसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। दूसरा कारण है, अब जो मिशन है वो सिर्फ 1% ही डिस्टेंस कवर कर रहा है अर्थ और सन के बीच का, तो इसलिए पेलोड जो होंगे वो सन की बिल्कुल डायरेक्टली वो ऑब्जर्व कर पाएंगे, मतलब 1% डिस्टेंस तो कवर कर लिया ना, वो भी बड़ी बात है, तो वो दूर जाके हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बेसिकली। इस पोजीशन से फ़ायदा ये होगा कि जो उनका मेन पेलोड है जिसका नाम है VLEC इनका पेलोड का नाम है, वो डायरेक्टली जो है CME के अंदर, कोरोनल मास इजेक्शन के अंदर, जो सन है ना, ये सन से निकलते हैं, CMEs निकलती हैं, कोरोनल मास इजेक्शन निकलती हैं, इसके अंदर ये VLEC जो है डायरेक्टली देख पाएगा। और वंस जैसे ही वो L1 के ऊपर पहुँचेगा, उसका जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है सोलर कोरोना का,
को देखने के लिए वो इस्तेमाल होगा। और एक और मैंने आपको बता दिया कि फ्यूल एफिशिएंट है। तो अगर आपके क्वेश्चन आ जाएगी भाई L1 पे ही क्यों प्लेस किया गया, तो वहाँ पे एक तो फ्यूल बचेगा, दूसरा है कि भाई चांद बीच में नहीं आ पाएगा, वो थोड़ा सा चांद से दूर हो गया ना, है ना, चांद से वो थोड़ा सा दूर हो गया तो चांद बीच में नहीं आएगा। इसकी वजह से जो है हम सन को हमेशा डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाएंगे, और 1% डिस्टेंस ऑलरेडी वो कवर कर चुका है, जिसकी वजह से और पास आके उसका जो VLEC इंस्ट्रूमेंट है वो डायरेक्टली इसको ऑब्जर्व कर पाएगा। ठीक। सो बेसिकली आप समझोगे कि भाई ये देखो, अब ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के चारों तरफ इसने चक्कर लगाने शुरू करे, फिर और बड़ा हुआ, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में और बड़ा हुआ, और उसको जल्दी से फेंक दिया। फेंकने के बाद फिर ऐसे करके ये एक अपने हेलो ऑर्बिट इंसर्शन में L1 अब आ चुका है लैग्रेंज पॉइंट की ओर, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो भाई इसमें हेलो ऑर्बिट में नॉर्मल यूजुअल ऑर्बिट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, किसी भी तरह का ना फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगी, आप आराम से अपना चक्कर ही काटता रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं L1 मिशन के, आदित्य L1 के, कि हमारी सूरज की जो नॉलेज है वो हमारी और एक्सपेंड करे, किस तरह से सूरज जो है रेडिएशन देता है, गर्मी देता है, अपने उसके पार्टिकल्स जो है वो फ्लो करते हैं, या फिर जब भी हम सूरज की बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूर बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो है किस तरह से, अभी भी देखो अभी सोलर स्टॉर्म आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसका असर कैसे पड़ता है ना। हम सूरज के जो अपर एटमॉस्फेयर है जिसका नाम है क्रोमोस्फेयर और कोरोना को भी हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो आउटरमोस्ट लेयर कौन सी है भाई, कोरोना है। सूरज की आउटरमोस्ट लेयर इज कोरोना, लेकिन क्रोमोस्फेयर उसके जस्ट नीचे है। तो कोरोना सबसे ऊपर है, फिर क्रोमोस्फेयर है ना। और हम CMEs को स्टडी करना चाहते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन को भी स्टडी करना चाह रहे हैं। CMEs होती क्या हैं, बड़े बड़े प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड, प्लाज्मा प्लस मैग्नेटिक फील्ड एक साथ निकलती हैं सूरज से। सूरज क्या करता है, आप उसके अंदर जो भी प्लाज्मा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, एकदम से बाहर फेंक देता है पृथ्वी की ओर, है ना। तो उसी को हम कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शंस, CME। कोरोना से आया कोरोनल मास, मतलब ये जो फेंक रहा है, और इजेक्शन, है ना। हमें ये भी स्टडी करना है, और हमें ये भी देखना है कि भाई सूरज जो है कोरोना में इतना ब्राइट क्यों नहीं है। मतलब ये कि भाई क्यों सूरज जो है कोरोना में इतना ब्राइट नहीं है, भले ही जो है उसका सरफेस जो है वो 5500 डिग्री सेल्सियस गर्म है। भाई कोरोना जो है ज़्यादा चमकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा गर्म है। भले ही सरफेस पे टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन मिलियन डिग्री सेल्सियस का वो गर्म है कोरोना जो है। हम बेसिकली ये भी जानना चाह रहे हैं, कि भाई क्या कारण है सूरज से जो पार्टिकल्स एकदम से एक्सेलरेट होकर निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं सोलर विंड मतलब सूरज से पार्टिकल निकले हैं बहुत तेज़ी से, है ना। उसके कारण क्या है ना, क्यों सूरज से कांस्टेंट फ्लो ऑफ पार्टिकल्स हो रखे हैं। और इसलिए इसी वजह से जो है स्पेसक्राफ्ट को जो है हम हेलो ऑर्बिट में L1 के अराउंड प्लेस करेंगे, जो कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। हम जानना चाहेंगे कि भाई स्पेस वेदर के बारे में, कि स्पेस वेदर कैसे बदलता है सोलर विंड, मैग्नेटिक फील्ड और सोलर इवेंट जैसे कि CME की वजह से। ठीक है। तो ऐसी इवेंट में जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है या फिर चार्ज पार्टिकल्स जो सूरज से निकल रहे हैं, उसका क्या असर पड़ता है। तो हम ये सारी बातें हम जानना चाहेंगे। तो अगर हम बात करें पेलोड्स की, तो मेन पेलोड तो भाई देखो इसका है VLEC क्या है, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ठीक है, VELC, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ये किसने डिज़ाइन किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बेसिकली डिज़ाइन करा है। इसका मकसद क्या है, इसमें नाम ही है कोरोनोग्राफी, कोरोना को स्टडी करना, है ना। वो क्या करेगा, सोलर कोरोना को इमेज करेगा 1.05 टाइम्स द सोलर रेडियस, मतलब बहुत ही पास से स्टडी करने वाला है। फिर दूसरा इसका पेलोड है SUIT, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किसने बनाया है, IUCAA, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। ये क्या मेजर करेगा, ये कैप्चर करेगा UV इमेज,
सोलर फोटोस्फेयर की और क्रोमोस्फेयर की, ठीक है। तो फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की ये यूवी इमेज बनाएगा, अल्ट्रावायलेट, SUIT, सूट, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ठीक। फिर है सोलैक्स। सोलैक्स आपने पहले भी वर्ड सुना होगा कहीं ना कहीं। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर्स, देखो कहीं कुछ भी भेजते हैं ना, स्पेक्ट्रोमीटर ज़रूर भेजते हैं, है ना। तो वो बेसिकली किसने बनाया है, UR राव सैटेलाइट सेंटर ने बनाया है, और एक्सरे फ्लेयर्स को स्टडी करेगा। फिर है एस्पेक्स। एस्पेक्स अब फिर एक हेल IOS 1 भी है, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, ये भी एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। फिर है एस्पेक्स जो कि है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ये इन सीटू पेलोड्स हैं, मतलब वहीं खुद से करेंगे, है ना। और ये है रिमोट सेंसिंग पेलोड जो हम करेंगे। तो आपका आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है जो कि क्या स्टडी करेगा, सोलर विंड और एनर्जेटिक आयंस को स्टडी करेगा, है ना। और ये पहला पेलोड है जो कि इसरो के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी या फिर कहें इसरो का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने बनाया है। फिर है एक PA पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज वो आदित्य है, और फिर एडवांस ट्राई एक्सेल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स हैं। तो ये सब आपके पेलोड्स हैं। VELC है, सूट है, सोलैक्स है, HAL1 है, एस्पेक्स है, पापा है, ठीक है। तो भाई हम सूरज को स्पेस से ही क्यों स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा सा ये जानने समझने की कोशिश करते हैं। देखो आसान से सवाल है ये तो, कि भाई सन जो है हमारा सबसे पास का तारा है ना। इसको स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और अगर हम इसको स्टडी कर पाएंगे तो हम दूसरे तारों को भी हम स्टडी कर पाएंगे। हमें पता है कि सूरज जो है हमारी पृथ्वी पे जीवन दे रहा है, लेकिन इसके पास बहुत सारे एक्सप्लोसिव फिनोमेनास भी होते रहते हैं जिसकी वजह से हमारे सैटेलाइट हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। भले ही वो हमें बचा रहा है, लेकिन वो हमें कभी भी तबाह भी कर सकता है। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएँ जिसमें अर्ली वार्निंग्स हम अपने पास ला पाएँ, इसको स्टडी करने के लिए हम बार बार सूरज के पास हम भेजते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे थर्मल और मैग्नेटिक फिनोमेना सूरज के पास चलते रहते हैं, और वो बहुत ही एक्सट्रीम नेचर के होते हैं जिनसे हमें बहुत ही नुकसान हो सकता है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कल को हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ही बुरा प्रभाव हो। इन पिक्चर को क्लियर करने के लिए हम बार बार स्पेसक्राफ्ट जो है सूरज के पास भेजते ही रहते हैं। और इसी के साथ थोड़ा सा हमने आदित्य L1 को हमने समझने की कोशिश करी, हम सूरज को क्यों समझना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, ये भी हमने जानने की कोशिश करी। कौन कौन से पेलोड हैं हमें ये भी पता चला। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये सूरज के बिल्कुल पास में चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ओनली 1% सिर्फ डिस्टेंस जो है वो कवर हुआ है अर्थ और सन के बीच में। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं पे विश्राम करते हैं, विराम डालते हैं। और मुझे पता है कि आप अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हैं। कुछ भी पूछना है, कुछ भी है, आप कमेंट्स में ज़रूर में डाल के पूछिए। आप मन लगा के पढ़ते रहो। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई जो है आपको आपके सपने जो हैं दिलाएगी। ठीक है, टाटा बाय बाय, नमस्ते।